नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। कश्मीर में आतंकवादियों को खून बहाने और हिंसा फैलाने की ताकत पाकिस्तान के पैसे से मिलती है। कश्मीर में पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने की ताकत पाकिस्तान के पैसे से मिलती है। कश्मीर में अलगाववादियों को आग लगाने की ताकत पाकिस्तान के पैसे से मिलती है। यह सब पहली बार आज तक के सीक्रेट कैमरे ने पूरे देश को दिखाया था, जब हमने अपने कैमरे में कश्मीर के अलगाववादियों को पाकिस्तान और हाफिज सईद से करोड़ों रुपए मिलने की बात कबूलते हुए दिखाया था। आज हम अपनी इसी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पार्ट में एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जो खुलासा कश्मीर में अलगाववादियों, पत्थरबाजों और आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर उस व्यापार के जरिए हो रही सीक्रेट फंडिंग से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान से आ रहे बादाम और ऐसी दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दो जगहों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से व्यापार होता है, लेकिन इस व्यापार से कैसे अलगाववादियों और आतंकवादियों को मालामाल किया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान से आ रहा बादाम अलगाववादी और आतंकवादी को कश्मीर में पैसे की ताकत दे रहा है, कैसे विश्वास बहाली के नाम पर कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच में जो व्यापार 9 साल पहले शुरू हुआ था, उसमें पाकिस्तान सीक्रेट तरीके से आतंक का कारोबार भी कर रहा है। ये सब आज हम आपको बताएंगे। ये कश्मीर में बादाम फ्लेवर्ड आतंकवाद और अलगाववाद पर हमारा बड़ा खुलासा है, जिसके जरिए कश्मीर में अलगाववादियों तक हर साल करीब 100 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते हैं। पाकिस्तान से फंडिंग हुर्रियत को होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं तो कहाँ जाएगी? तो इन्होंने बताया सबसे पहले गिलानी साहब के पास जाती है, चेयरमैन हुर्रियत की, उनके पास पाकिस्तान की फंडिंग जाती है, फिर मीरा इसके पास जाती है, फिर यासीन के पास जाती है। ये आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का वो खुलासा था जिसने कश्मीर में अलगाववादियों के पैरों के नीचे की वो जमीन ध्वस्त कर दी है, जिस जमीन पर वो पाकिस्तान से हो रही टेरर फंडिंग के जोर पर खड़े थे। लेकिन पाकिस्तान से कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकियों तक ये पैसा किन किन रास्तों से आ रहा है, इस पर आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। कश्मीर में आतंक के नाम पाकिस्तान से आया बादाम, आतंक की सप्लाई चेन को तोड़ने वाला बड़ा खुलासा। एलओसी से व्यापार आतंक का कारोबार कैसे बन गया? कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह उड़ी में वो रास्ता है जहां से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच 2008 से कारोबार शुरू हुआ था। हफ्ते में 4 दिन कम से कम 600 ट्रक सामान इधर से उधर जाता है। लेकिन कैसे इस व्यापार के जरिए खास तरीके से साजिश के तहत कश्मीर में हिंसा और आतंक का कारोबार चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की वो FIR दिखा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारामूला की उड़ी के सलामाबाद और पुंछ के चकंदाबाग से जो पाकिस्तान के बादाम आ रहे हैं, उनके जरिए बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से कश्मीर में पैसा भी पहुंचाया जा रहा है। दिसंबर में की गई इस FIR के बाद आतंक के सीक्रेट खेल पर आज तक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो हाई अलर्ट कर देने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अगर 9 टन बादाम LOC से आया तो उसे कागज पर सिर्फ 8 टन दिखाया जाता है। बचे 1 टन बादाम को चोरी छुपे ले जाकर जम्मू से लेकर पुरानी दिल्ली और अमृतसर के ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है। और इस 1 टन बादाम को बेचने पर जो कैश मिलता है उससे कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों तक पहुंचा दिया जाता है। आतंकवादियों और अलगाववादियों तक पाकिस्तान के बादाम के जरिए पैसा पहुंचाने के इस सीक्रेट आतंकी खेल पर आज तक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया तो हम उस विसल ब्लोअर कारोबारी तक पहुंचे जिसने इस पूरे सीक्रेट खेल को देखा, सुना और समझा है और इसके खिलाफ पहली बार एजेंसियों को सूचना दी थी। You know, the initial first 2 years in 2009 and 10, this thing was not understood properly by the nexus who is operating today. And 2011-12 onwards, we came to know that some volumes are coming, and we started pushing the department in 2012, and we started going after various departments involved. But we were unable to know till 2014 actually what volumes are coming. Though
the legal trade was getting hurt. Prices were going down regularly because some duty-free stuff and with no tax liability was coming regularly in volume. इस कारोबारी की सुरक्षा की दृष्टि से हम चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। इसने हमें बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बादाम, ड्राई फ्रूट्स और जो दूसरे सामान व्यापार के जरिए जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनका वजन कम दिखाया जाता है और इससे जो माल बचता है उसे ओपन मार्केट में बेचकर पैसा बनाया जाता है और फिर ये पैसा अलगाववादियों तक पहुंचता है। ये खेल एक साल में करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का है। अब एनआईए ने जो है कई सारे ट्रेडर्स को इस पूरे के पूरे केस में इन्वेस्टिगेट किया है। अभी भी लोगों से बातचीत हो रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको देखने को मिली है वो ये है कि ट्रेडर्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हैं बल्कि कुछ ट्रेडर्स पंजाब और दिल्ली में भी काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारामूला के उड़ी और पुंछ के चकंदाबाग के 2 रास्ते हैं, जहां से पिछले 9 साल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच बादाम, ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की चीजें सहित कुल मिलाकर करीब 21 सामान का व्यापार होता है। लेकिन ये व्यापार पैसों में नहीं होता, सिर्फ सामान की अदला बदली होती है। पैसा बनाने के लिए और इसे आतंकियों और अलगाववादियों तक पहुँचाने के लिए कागज पर माल को कम दिखाया जाता है, फिर इसकी बाहर बिक्री करके पैसा बना लिया जाता है। हम पुंछ के चकंदाबाग में भी पहुंचे जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए ट्रेड होता है। देखिए, डे 1 से हमारा मानना है और स्टैंड भी रहा है और कैटेगोरिकली हमने रियासत की सरकार और केंद्र की सरकार को चौकन्ना करने की बड़ी कोशिश की कि जब तक ये बार्टर ट्रेड से एलओसी ट्रेड चलेगा इसमें हवाला का खतरा बना रहेगा, क्योंकि उस कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चेक किया जाए कि पैसा कितना माल आया, उसके बदले कितना पैसा गया, पैसा वापस गया भी या नहीं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इन प्लेस नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, बैंकिंग सिस्टम को। ट्रेडर के थ्रू जो काम चल रहा है उसमें हवाला रैकेट का मनी आता है, यानी कि अगर 10 लाख का सामान यहां से जाता है वहां से भी 10 लाख का सामान जाना चाहिए, मगर वहां से पाकिस्तान जो है उससे 4 गुना सामान बेचता है और जो पैसा का बीच में हेर फेर होता है वही हवाला रैकेट से जो है हुर्त कॉन्फ्रेंस के नेताओं को और जो है पत्थरबाजों को दिए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे आतंकी खेल की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड के खेल के जरिए ये पैसा किन आतंकवादी संगठन और अलगाववादी नेताओं तक पहुंच रहा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में आतंक फैलाने, खून बहाने, आग लगाने, पत्थर फेंकने की ताकत का एक जरिया पाकिस्तान से आ रहे बादाम और दूसरे सामान से चोरी छुपे बनाया जा रहा है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। जम्मू से अश्विनी कुमार और सुधीर रंजन के साथ शुजाउल हक, पूरी आज तक। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकवादी भेजता है, जब वो आतंकवादी नहीं भेज पाता है तो वो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर व्यापार के जरिए सीक्रेट तरीके से अलगाववादियों और आतंकवादियों तक पैसा भेजा है। हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड के बारे में बताते हैं जिसमें आतंक का सीक्रेट कारोबार भी जुड़ा हुआ है, और ये सीक्रेट कारोबार किस तरह से हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारामूला जिले में उड़ी के इस्लामाबाद और पुंछ जिले के चकंदाबाग से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से व्यापार होता है। अभी मंगलवार से शुक्रवार तक हफ्ते में 4 दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर और उधर सामान से भरे ट्रक आते जाते हैं। भारत की तरफ से हर साल करीब 1900 करोड़ रुपए का सामान जाता है और एलओसी पार से करीब 1300 करोड़ रुपए का सामान इधर आता है। एलओसी पार से बादाम और ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, हैंडीक्राफ्ट के सामान, लेदर के सामान जैसे 21 चीजों का बार्टर आधारित व्यापार होता है। बार्टर आधारित व्यापार में सामान के बदले सामान दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते। कीमत के हिसाब से सामान की अदला बदली होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आने वाले ट्रकों में कई बार हथियार और ड्रग्स पकड़े गए हैं। 2014 में पाकिस्तान से आने वाले बादाम के एक ट्रक में 100 किलोग्राम से ज्यादा की ब्राउन शुगर ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए थी। एलओसी पर इस व्यापार में शर्त यह भी है कि उन्हीं सामान का ट्रेड और अदला बदली होगी जिनका जम्मू कश्मीर या फिर पीओके में ही उत्पादन होता हो। लेकिन पीओके से जो बादाम एलओसी के जरिए जम्मू कश्मीर में आता है वो बादाम खुद पीओके में पाकिस्तान से आता है, यानी एक तरह से व्यापार के नियम का उल्लंघन है। और इसी तरह कई ऐसे सामान एलओसी पार से आते हैं जिनका उत्पादन पीओके में नहीं होता है। दिसंबर में
एफआईआर के साथ ही एनआईए ने पाकिस्तान से आने वाले बादाम के जरिए कश्मीर में टेरर फंडिंग के एलओसी रूट की जांच शुरू की थी। आज तक ने एलओसी रूट से टेरर फंडिंग पर अपने स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 5 साल से व्यापक पैमाने पर यह किया जा रहा है। इसमें आने वाले सामान को कागज पर कम दिखाकर और बचे सामान को ओपन मार्केट में बेचकर आतंकी फंडिंग के लिए पैसा बनाने का खेल होता है। एक कारोबारी ने हमें यहां तक बताया कि कागज पर सिर्फ 20 से 30% सामान दिखाया जाता है और 70% तक सामान बाहर बेच दिया जाता है। एलओसी पर ट्रेड के लिए करीब 300 ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसमें जम्मू, दिल्ली, अमृतसर तक के भी करीब 80 से 100 लोग जुड़े हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करीब 350 व्यापारियों के दस्तावेज और बैंक डिटेल्स सीज किए हैं, जिनके जरिए अलगाववादियों तक पैसा पहुंचाने का संदेह है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 9 साल पहले जो ट्रेड शुरू हुआ था, उसके जरिए भारत ने बड़ा दिल दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान इस दरियादिली के काबिल ही नहीं। आम लोगों के बीच संवाद, आवाजाही, अमन की आशा की बातें करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को यह भी देख लेना चाहिए कि जब ऐसा होता है तो इसकी आड़ में भी पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतें ही करता रहता है, जैसा कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड के जरिए पिछले 5 साल में किया है। और कश्मीर में आग लगाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए अलगाववादियों और आतंकवादियों तक पहुंचाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंक के सीक्रेट कारोबार पर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन और बड़े खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से बात की। पक्के तौर पर क्योंकि ये नया सिस्टम था और वाटर सिस्टम के ऊपर आधारित है, तो लोगों ने इसको मिसयूज किया है और वो ध्यान भी आया है। उसके ऊपर कई प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए जो तरीक़ेकार हैं, उसको हम ले रहे हैं। एनआईए ने भी इसको किया है, जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अरेस्ट हुई हैं। आने वाले वक्त में और इसको सख्ती से निपटा जाएगा। बाकी है कि वहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो स्कैनर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, जो नई जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उसके मद्देनजर जो है उसके ऊपर पूरे तौर पर सरकार, चाहे केंद्र सरकार भी उस पर नजर रखे हुए, जम्मू कश्मीर सरकार भी अकॉर्डिंगली कर रही है। कानून के मुताबिक जो उसका कसूर होगा, उसके मुताबिक उसको पनिश किया जाएगा। और जब एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाहे इनडायरेक्टली लालच के लिए है, वो दोनों जो हैं वो टेररिज्म को जो है, सेपरेटिज्म को जो एवेक्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं जहां गोरखालैंड की मांग को लेकर अलगाववादी संगठन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हिंसा की आग भड़काई हुई है। आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के चीफ बिमल गुरुंग के दफ्तर सहित 3 ठिकानों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद किया और कुछ कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शन और तेज कर दिया। ये आज सुबह की तस्वीरें, जब अलग राज्य गोरखालैंड की मांग के साथ दार्जिलिंग में हिंसा पर उतारू गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ठिकानों पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने छापे मारे। सुबह करीब 10:30 बजे सबसे पहले पुलिस जीजीएम चीफ बिमल गुरुंग के दफ्तर में पहुंची, जहां से बड़ी तादाद में हथियार, तीर धनुष, चाकू, धारदार हथियार, पटाखे और विस्फोटक के साथ साथ कैश भी बरामद हुआ। हम लोग इस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा चीफ बिमल गुरुंग के घर के बाहर है। आपको दिखा दी, ये है उसका घर, जहां पे सुबह आज पुलिस ने रेड किया है, दरवाजे तोड़े गए। उसके बाद बहुत एक बड़ी पुलिस फोर्स जिसको लीड कर रही थी दार्जिलिंग के एसपी और सीनियर पुलिस अफसर पश्चिम बंगाल पुलिस के, वो लोग इस घर को रेड किया। और आपको दिखा दे क्या मिला है इस रेड में। आज सुबह जो रेड हुआ है उसमें पुलिस अभी दिखा रही है, ये सब जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो पार्टी चीफ है बिमल गुरुंग, उनके घर से तीर बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं फायर क्रैकर भी है, खुखरी है, बहुत सारे ऐसे शार्प वेपन है जो अभी भी अंदर से वो लोग निकाल रहे हैं और रख रहे हैं। जीजीएम चीफ बिमल गुरुंग ने बुधवार को ममता बनर्जी सरकार को सीधी चेतावनी दी थी कि गोरखालैंड की मांग पूरी नहीं होने तक दार्जिलिंग के हालात नहीं सुधरेंगे। गुरुंग की इसी धमकी के बाद पुलिस ने गुरुवार को जीजीएम के ठिकानों पर छापे मारे। दार्जिलिंग के एसपी छापेमारी की अगुवाई कर रहे थे। देखिए, हम लोग के पास सुबह खबर था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जमा किया है जीजेएमएम ने, एक स्कूल में नीचे, स्कूल के पास गैरेज में, और उसके नीचे गांव के पास एक जगह में,
और पार्टी ऑफिस में। तो हम लोगों ने उसके आधार पर आज ये रेड करने का प्लान बनाया था। कल रात की खबर थी तो उसके आधार पर हम लोगों ने 3 जगहों पर रेड की है और वो रेड के बाद ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स और बहुत ढेर सारा आपका एक्सप्लोजिव और कुछ कैश मिला है। कुछ क्या मतलब काफी कैश आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और भी बहुत से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स यहाँ से मिले हैं जिसको हम लोग वेरीफाई करने के बाद कर रहे हैं। जीजेएम के जिन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं वो दार्जिलिंग के सिंगमारी और पेटलीबास इलाके में है। छापेमारी के बाद जीजेएम चीफ बिमल गुरुंग अंडरग्राउंड हो गए। छापेमारी की खबर मिलते ही जीजेएम कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। जीजेएम के गुस्साए समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की। जगह जगह गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसमें मीडिया की भी गाड़ियां थी। हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में भी आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक और पुलिस के बीच में भारी झड़प हो रही है और पथराव हो रहा है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्टर्स की तरफ से। आपको दिखा दे, इस वक्त पुलिस जो है, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो चीफ है बिमल गुरुंग, इसके घर में आज सुबह छापामारी हुई। वहां से भारी वेपन्स बरामद हुए और उसके बाद जब पुलिस वहां से निकल रही थी, पहले महिला समर्थक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का वो लोग रास्ते में उतर के प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद जब पुलिस वहां से निकलने लगी तब पुलिस पर पथराव होने लगा। छापेमारी से नाराज जीजेएम ने दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। जीजेएम का आरोप है कि ममता सरकार के इशारे पर पुलिस उनके नेताओं पर गलत केस थोप रही है। पुलिस ब्रेक जीजेएम ऑफिस या टुडे वाज इट वांटेड व्हाट दे फाउंड वन archery. It's a traditional weapon, and it was meant for the students. There's an archery program on most probably on 8th or something like that. For that program, that archery bow was found. So it's a traditional weapon. वैसे तो पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग पुरानी है, लेकिन पिछले महीने जब ममता सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 10वीं क्लास तक बांग्ला भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया तो दार्जिलिंग में इसका विरोध हुआ और हिंसा शुरू हो गई। और फिर कई साल पुरानी अलग गोरखालैंड की मांग के साथ जीजेएम ने 4 दिन पहले दार्जिलिंग में हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही पूरा दार्जिलिंग हिंसा की आग में जल रहा है। इंद्रजीत कुंडू, आज तक। दार्जिलिंग में जिस तरह अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ये हिंसक प्रदर्शन इतनी जल्दी थमने वाले हैं। वैसे दार्जिलिंग पहले भी गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा की हिंसा का गवाह बनता रहा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अलग गोरखालैंड का विवाद आखिर है क्या। दरअसल 1865 में जब अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में चाय बागान शुरू किए तो नेपाल से बड़ी तादाद में मजदूर वहां काम करने पहुंचे। उस वक्त कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी, इसीलिए नेपाल के लोग पश्चिम बंगाल को भी अपनी जमीन मानते थे। लेकिन आजादी के बाद 1950 में भारत और नेपाल की सीमाओं का विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले गोरखा मजदूर वहीं रह गए। बस तभी से गोरखा लोग लगातार अलग राज्य गोरखालैंड की मांग करते आ रहे हैं। बंगाली और गोरखा मूल के लोगों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग होने को अलग गोरखालैंड की मांग का आधार माना जाता है। लेकिन भारत सरकार को हमेशा से ही ये आशंका रहती है कि अगर गोरखालैंड बनाने की इजाजत दे दी गई तो ये भारत से अलग होकर नेपाल में मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के जिस हिस्से को गोरखालैंड बनाने की मांग की जा रही है उसका कुल एरिया 6246 किलोमीटर का है। अलग राज्य गोरखालैंड की मांग को लेकर 5 अप्रैल 1980 को गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की गई। बाद में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के से अलग होकर बिमल गुरुंग ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की नींव रखी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर कई बार दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शन में शामिल रही है। अब एक बार फिर गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग हिंसा की आग में सुलग रहा है। हालात इतने खराब हैं कि वहां सेना की तैनाती करनी पड़ी है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। जय नीचे। आपको बता दें कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। 265 रनों का लक्ष्य भारत के सामने था। सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर भारत ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी, 123 रन की पारी उन्होंने खेली है। विराट कोहली सेंचुरी बना नहीं पाए, 96 रनों पर नाबाद रहे। वो 4 रन दूर अपने शतक से रह गए। इससे पहले शिखर धवन का विकेट जरूर गया था, लेकिन 46 रन वो भी बना चुके थे। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से हर दांव इस्तेमाल कर लिया, लेकिन भारत का सिर्फ 1 विकेट ही वो चटक पाए। भारत ने ये जीत हासिल की है केवल 40 ओवर और 1 गेंद में, यानी कि 59 गेंद रहते हुए भारत ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। और अब रविवार को एक बार फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ंत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के खिलाफ यह सुपर फाइनल खेला जाएगा रविवार के दिन। वर्ल्ड T20 जो कि पहला वर्ल्ड T20 था, उसके बाद पहली बार है कि दोनों टीमें फाइनल में एक बार फिर आमने सामने होंगी। बांग्लादेश की तरफ से बने थे 264 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पूरे 50 ओवर खेलकर उतने बना पाए थे। 10 ओवर रहते रहते ही भारत ने इस टारगेट को चेज कर लिया। इस मैच से पहले बांग्लादेश तमाम तरह की चुनौती दे रहा था, तमाम तरह की बातें बांग्लादेश की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आखिरकार जो नतीजा सामने आया है उसके बाद बांग्लादेश की क्या, पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश से इस मैच के साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी उनके भी कई पूर्व खिलाड़ियों की चुनौतियां आने लगी थीं, लेकिन भारत ने अपने इस दमदार प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया है। बात सिर्फ बांग्लादेश जैसी टीम की नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहां तक पहुंचने में किस तरीके से भारत ने केवल 1 मैच गंवाया है, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ वो मुकाबला था, लेकिन भारतीय टीम ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि क्यों टीम इंडिया ही बन सकती है चैंपियन फिर से। पिछले बार की चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम इंडिया इस बार फिर से फाइनल में है और सामने भारत के होगी पाकिस्तान की टीम, यानी वो सुपरहिट मुकाबला जो एक सुपर फाइनल के तौर पर खेला जाएगा लंदन के ओवल मैदान में। हमारे साथ हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जितनी आशंकाएं थी उनको कहां दफन कर दिया पता नहीं। इतनी बड़ी जीत सेमीफाइनल में और पहुंचे हैं फाइनल में हम। बिल्कुल श्वेता, और देखिए शंकाएं हमें थी क्योंकि टीम श्रीलंका से हार गई थी, लेकिन चैंपियन टीम हो ना तो ऐसी हो, मर मर कर नहीं जीते हैं। आप याद कीजिए कौन सा आखिरी आईसीसी की इतनी बड़ी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हुआ हो जो इतना एक तरफा, इतना नीरस और इस तरह का हो कि एक टीम जो है वो दूसरी टीम को बुरी तरह रौंद कर फाइनल में आई है। तो मुझे लगता है कि आप जब हम सुबह बात कर रहे थे कि इस जीत की गूंज पाकिस्तान में अभी से सुनाई दे रही होगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी वैसे ही भारत से डरते हैं, और जिस तरह भारत ने आज बांग्लादेश को एक तरफा हराया है, पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से कांप रहा होगा। एक तो फाइनल का प्रेशर, दूसरा ये कि अगर भारत से हार गए तो क्या, और तीसरा जिस तरह से भारत ने आज खेला है। गेंदबाजी में ठीक है थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर आपने कम बैक किया, और उसके बाद जो बैटिंग हुई है श्वेता, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का खेल था ये वाकई। और मुझे तो जानना होगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी अब क्या कह रहे हैं। अभी तक उनका कहना था कि रोहित शर्मा को बेईमानी से नॉट आउट दिया गया उस 2015 के वर्ल्ड कप में, इस वजह से बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। आज की रोहित शर्मा की पारी के बारे में क्या कहेंगे वो? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, तीनों, और मुझे लगता नहीं है कि आज कोई बहाना होगा उनके पास। बहाना होना भी नहीं चाहिए श्वेता, क्योंकि कहते हैं ना कि वो छोटी छोटी चिक 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 चलती रहती थी। वो एक तरफा हारना उनका एक बार बहुत बड़ा हार उनकी बहुत जरूरी थी कि वो थोड़ी देर के लिए चुप रहें। अच्छी टीम है, सेमीफाइनल में आई, किस्मत उनके साथ थी। अगर बरसात ना होती, ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर और खेल लेता तो आज ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता सेमीफाइनल, एक अच्छा सेमीफाइनल होता। भारत को क्या है, भारत को आसान सेमीफाइनल मिला, लेकिन आसान मैच भी आपको जीतना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि भारत मर मर के नहीं जीता है। ऐसा नहीं कि भारत ने 2 विकेट से 3 विकेट से मैच जीता, आपने 10 ओवर पहले खत्म किया। इतनी बड़ी जीत भारत को मिली, और बल्लेबाज रन बना रहे हैं, लगातार बल्लेबाजों का रन बनाना, और जिस तरह श्वेता कंडीशंस ईज आउट हो रही हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान का मुकाबला था, बर्मिंघम में थी, उस दिन कितनी ठंड थी, लेकिन अब धूप निकलनी शुरू हो गई है, गर्मी आनी शुरू हो गई है, विकेटें और बेहतर हो गई हैं, और इन विकेटों पर ओवल के मैदान में जहां पर फाइनल खेलना है, इस भारतीय बैटिंग लाइनअप को रोकना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए।
और हम उसी मुकाबले के बारे में आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को ये पूरा रन चेज दिखाते हैं कि किस तरीके से 265 का टारगेट था, भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे और उसके बाद किस तरीके से यहां पर रन बनाए गए। रन बनाए हैं और किसी गेंदबाज को बख्शा नहीं है, बिल्कुल नहीं बख्शते हुए भारतीय टीम इस तरीके से आगे बढ़ी है। क्योंकि देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया था वो भी एक तरफा मुकाबला ही था। तो भारत जब इस मुकाबले में यहां पर पहुंच रहा है, फाइनल में जब आगे पहुंच रहा है, तो उसने वैसी ही बेहतरीन टक्कर दी है। एक शानदार पारी के साथ भारत ने फाइनल में यह जगह बनाई है और इसी पारी के साथ उसने मानो पाकिस्तान से कह दिया है कि खबरदार रहो। भारतीय बल्लेबाज, भारतीय गेंदबाज जब उस मैदान पर उतरेंगे तो इस टीम के सामने खड़े होने वाला कोई नहीं है। विक्रांत, देखने को तो यह भी मिला कि बांग्लादेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या रणनीति बनाएं, कैसे फंसाएं इस टीम को, कि उनके 8-8 गेंदबाज हमें दिख गए मैदान में उतरते हुए। श्वेता, एक अच्छी टीम होना और एक चैंपियन टीम होने में बड़ा फर्क है। इंग्लैंड की टीम इस फॉर्मेट की कितनी अच्छी टीम है, लेकिन टूर्नामेंट को बड़ी जीती नहीं है। वर्ल्ड T20 4 गेंदों में हार गए, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपने घर पर हार गए और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने घर पर हार गए थे। बांग्लादेश अच्छी टीम है, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉकआउट्स में आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वो यहीं तक। तो फाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है, मुकाबला पाकिस्तान की टीम से होना है और ये हम स्कोर कार्ड आपको रियलाइज करना चाहिए कि जो बड़ी टीम के साथ मुकाबला होता है, बैट और बॉल का मुकाबला होता है, उनसे मैच बातों से नहीं जीता जाता है। मैंने भी बातें बहुत की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इसलिए की थी क्योंकि मैं अपने गेम को उनके साथ मैच कर रहा था और मैंने उनसे बेटर क्रिकेट खेल के दिखाया। और अगर आपको पता है कि आप वो चैलेंज को फेस कर सकते हो, उससे जीत सकते हो, फिर वो बातें करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और मेरे से ज़्यादा बातें किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में की नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वैसे भी कहते हैं ना, जंग का एक उसूल होता है कि जब दो लड़ते हैं ना तो लड़ाई को बीच में रोकना नहीं चाहिए, एक हार जाए एक जीत जाए, बड़ा जरूरी था क्योंकि हर बार ना इनका वो चलता रहता है। बांग्लादेश का एक तरफा हारना एक बार जरूरी था। अब कहते हैं ना, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, अब वो चुप करके बैठे। देखिए, हो सकता है इसमें भी कुछ बोले वो, क्योंकि पहले जब आपने बोला कि नहीं वहाँ अंपायर हमने अपने खड़े कर लिए, ये खड़ा कर लिया, वो खड़ा करते हो, तो कभी आप बड़े प्लेयर नहीं बनोगे। आप हारो और उससे सीखो, फिर आगे बढ़ो। बट अगर हार में आप कंप्लेंट निकालोगे कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, अंपायर उनके थे, विकेट ठीक नहीं था, तो फिर आप कभी इंप्रूव नहीं करोगे। सो मैं बांग्लादेश को एक नसीहत देना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गेम rather than talking about we have got this player better than India or Australia or whatsoever। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्लेयर अगर अच्छे होंगे तो पूरा वर्ल्ड जो है आपके गुणगान करेगा। वो इसलिए इंडिया के गुणगान करता है क्योंकि इंडिया हर जगह जाके जीतती है। तो दिस इज़ अ लेसन फॉर यू, ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू। श्वेता, ढोल की आवाज़ आ रही है मुझे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बांग्लादेश गरजा बहुत, बरस नहीं पाया, बरसा हिंदुस्तान। और इसीलिए जो सेमीफाइनल ये मुकाबला हुआ उसमें बांग्लादेश को पता चल गया कि भारत को चुनौती देने का मतलब क्या होता है। शब्दों में जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा गेंद और बल्ले से। मदन लाल जी, अजहर दोनों स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे साथ। ऐसी जबरदस्त जीत, इससे बेहतर फाइनल का रास्ता नहीं हो सकता था अजहर। बिल्कुल टोटल वन साइडेड है। देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल, जैसा कि सब कह रहे कि ज्यादा बातों में वो रह गए, उसमें गेम में उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सके, क्योंकि एक टाइम में अच्छा लग रहा था, उससे अच्छे पोजीशन में थे, 300 रन मारेंगे थे। क्योंकि अगर देखिए, अगर उनको पहले बैटिंग जब मिली, उनको अगर भारत से अगर उनको जीतनी होती तो मेरे ख्याल में मिनिमम 325-330 रन मारते तो शायद कुछ प्रेशर आ सकते। बट 264 बहुत कम स्कोर था। और मैं समझता हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ने बिल्कुल जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया। मैं जब गाड़ी में आ रहा था ऐसा लग रहा था बाउंड्री चने और बटाने जैसा बट रहे होते कि पता नहीं मैच खत्म होने से पहले पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंच जाऊंगा। मैं आ रहा था, मैं 40 रन बाकी थे अभी। हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये दरअसल भारत में जश्न की तस्वीरें हैं, बर्मिंघम में ये कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां पर जितने भी लोग हैं वो सब बांग्लादेश को पटखनी मिली है, उसका तिरंगा लेकर निकले हैं एकदम सड़क पर और सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय टीम की इस जीत को। हालांकि अमूमन कोलकाता में आपको फुटबॉल मैचों के बाद ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन देखिए ऐसा, ये दरअसल सिर्फ एक बांग्लादेश को हराना नहीं, बल्कि आपने फाइनल में जो पाकिस्तान को हराने का एक और मौका कमा लिया है, उसकी वजह से आपको ऐसी तस्वीरें और देखने को मिलती हैं।
बच्चे बड़े सब निकल आए हैं सड़कों पर और उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भारतीय टीम की जीत को। और साथ ही जो बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बर्मिंघम की, एजबास्टन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भारत ने शिकस्त दी है बांग्लादेश को। और सब वहां पर तो शुरुआत से ही मदन जी, सब पहले दिन से सब चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन। यही बात, ये नहीं कि कौन किस मैच में किसको कहां हरा रहे हैं, वो नहीं, आप चैंपियन फिर से बन रहे हैं, इसी बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्योंकि प्रदर्शन होता है पीछे, आप अच्छा खेल कर आ रहे हैं, तो उसी वजह से जो हमारे दर्शक है या जो हम हैं, हम एनालाइज कर लेते हैं भी हाँ ये टीम, हमारी टीम जो है जीत सकती है। उसके भी बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग जिसके भी हम बात करें, हर डिपार्टमेंट में आज भी आपने देखा होगा एक कैच अश्विन ने छोड़ा है तो विराट कोहली का चेहरा देखना था, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट में चाहता है कि टीम जो है 200% दे। वो गुस्से में आ गया था विराट कोहली एकदम। अच्छा, जरूरी होता है कभी कभी ऐसा? देखिए कैप्टन के लिए देखो, जब आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं तो वो चाहता है कि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े। पर ये इस टीम की खासियत है। विराट ने डिफरेंट, मैंने हमेशा कहता रहा हूँ कि टीम की डिफरेंट लुक कर दी है, एकदम डिफरेंट कर दी है। मोटिवेशन, फिजिकल फिटनेस और फोकसिंग, ये सब चीजें जो है मैं समझता हूँ कि 100% पर चल रही हैं और इसी वजह से ये जीत भी रहे। इसमें थॉट महेंद्र सिंह धोनी का भी नजर आता है। बिल्कुल जरूर, देखिए महेंद्र सिंह धोनी के अंडर काफी मैचेस खेले तो उसके बाद में जीते, उनको एक अच्छा एक लर्निंग लेसन भी होगा। बट लेकिन देखिए जो मध्यपा की जो बात थी बिल्कुल मैं एकदम सहमत हूँ। और ये भी कहूँगा कि जब परफॉर्मिंग कैप्टन होता है तो बहुत आसान हो जाता है उसको टीम को देखना। अगर जब आपका ही परफॉर्मेंस नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी माइंड में आती है और आप हर बार अपने परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, टीम के बारे में कम सोचने लगता है। ये उमूमन ऐसा होता है। बट लेकिन यहाँ पे उतनी गंभीरता से नहीं लेते होंगे कि इसकी तो गलती थी। अब यहाँ पे एक परफॉर्मिंग कैप्टन है, अगर आपके पास ईगो नहीं है कुछ भी, विराट कोहली जाता है उसके बाद पूछता है और धोनी भी उसको सलाह देता है, तो ये एज ए टीम वर्क अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेस्ट है। और इसीलिए देखिए ना, बांग्लादेश मुझे लगता है विकेट कीपर और 2 बाकी बल्लेबाजों को अपनी छोड़ के 8 के 8 उनके खिलाड़ी उतर आए थे आज बॉलिंग करने के लिए कि कुछ तो चल जाए इंडिया के खिलाफ। नहीं, बॉलिंग ठीक है, बट बॉलिंग उनकी इतने खास कोई ऐसी बॉलिंग नहीं थी, जहाँ तक जो 264 टोटल, बिल्कुल उनकी बॉलिंग कभी भी आउट नहीं कर सकते थे। बट लेकिन उनकी जो बैटिंग थी वो साकिब हसन और महमूदुल्लाह, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लोग आज कुछ बॉडी लैंग्वेज बराबर मुझे नहीं दिखा, क्योंकि वो अगर चाहते तो अच्छा और खेल सकते थे, बट लेकिन उनका कोई बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं दिखा। मैं लगता नहीं, पता नहीं क्या था, क्या प्रेशर में थे, कैसे मुझे मालूम नहीं। बट लेकिन हम लोग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और लोग को हमने, अगर आप देखेंगे तो हमारे बॉलर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स डाले। तो जब डॉट बॉल ज़्यादा होते तो प्रेशर आता है, तो जब विकेट गिरते रहे तो कभी भी लंबा बड़ा स्कोर नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश के एक टाइम के बाद विकेट कंटिन्यूस विकेट गिरते रहे। और आप अगर देखेंगे तो लास्ट के 6 या 7 ओवर उनके 8-9 या 7-8-9 बैट्समैन खेलेंगे तो फिर रन मारना बहुत मुश्किल होता। स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए जोश दिख रहा था उनके बल्लेबाजों का, समझ नहीं आया कि वो अचानक वही जो मतलब जी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लगा जैसे भारत ने झपट लिया, गर्दन पकड़ ली और उसके बाद गर्दन छोड़ी नहीं बांग्लादेश की टीम की। वो करना चाह भी नहीं रहे थे, ऐसा भी लग रहा था उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, भारत का प्रदर्शन देखकर वो टूट रहे थे। मेरे को ऐसा लगता है कि जब उनके 2 बैट्समैन आउट हुए जो सेट थे, तमीम इकबाल एंड मुशर्रफ रहमान, तो वहां से मेरे ख्याल उनका दिल टूटा है। डॉट बॉल बहुत खेले, बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेल गए, पर वो जब तक वो खेल रहे थे 32 ओवर में 153 के करीब उनका। उसके बाद सिर्फ एक मशरफी मुर्तजा ने, कप्तान ने थोड़ी सी कोशिश की थी, थोड़ी कोशिश की, बाद में तो नहीं इतना वो चला रहा था, 2-3 डांसिंग शॉट्स मारे। तो इसी वजह से जो है ना एकदम मिडिल ओवर की जो हम बात कर रहे थे, हमेशा करते हैं कि जब आपका प्रेशर पड़ता है मिडिल ओवर में आकर, वहां से जो है रन गिरते हैं, वहां से रन रेट आपका गिरता चला जाता है और विकेट आपको साथ में मिलती चली गई। और जब केदार यादव और उसका हार्दिक पांडे ने थोड़ा नाराज किया आज, बिल्कुल उसको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे मैचेस होते हैं जहां पे हाई प्रेशर होता है, तो वहां पे थोड़ा सा अपना भी जो सूझबूझ है ना वो ठंडा रखना चाहिए। अब विराट कोहली को क्यों इसकी जरूरत पड़ी? हो सकता था कि उसको मार भी पड़ जाती, गेम खराब हो जाता, पर उसने आगे जो भी उसने मास्टर स्ट्रोक खेला विराट ने, वो कामयाब हुआ। पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे विचार में।
तो ये फैंस लगातार बोल रहे हैं कुछ हम ये भी कोशिश करेंगे कि सारी बातें सुनाएं, क्योंकि एजबास्टन के बाहर से अभी हिलने को तैयार नहीं होंगे। जितने भी लोग रहते हैं वहां पर, आते हैं मैच देखने के लिए, वो मैच के बाद कम से कम 1-2 घंटे पूरे वहां पर लगा के पूरा सेलिब्रेट करके उसके बाद वहां से निकलते हैं। जितने भी फैंस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कंधों पर एक दूसरे को उठाए, वहां पर पोस्टर बैनर लगाए, ये तमाम तस्वीरें लगातार जश्न की न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि भारत में जारी रहेंगी। किसी न किसी फैन का चेहरा होता है ना, हर जगह दिखता है। अब ये जो फैन का चेहरा आप देख रहे हैं, ये तिरंगे का कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और हर मैच में आजकल नजर आते हैं ये इंडियन टीम का हौसला बढ़ाते हुए। अब तो पूरी तैयारी सिर्फ फाइनल के लिए है। इंडिया विन चैंपियन ट्रॉफी, वी आर विन फाइनल। पाकिस्तान, Pakistan. This is unbelievable scenes and unbelievable scenes. हमारे सहयोगी बोरिया मजूमदार इंडिया टुडे के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो सुनिए उसमें लोग किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। और जैसा मदन जी ने कहा भी था कि चुनौती देना दर्शकों का काम है, उन तक छोड़ दीजिए, तो दर्शक वो चुनौती दे रहे हैं। और भारतीय टीम जो है वो भले ही मैदान में बहुत अग्रेसिव नजर आती है, लेकिन मैदान के बाहर बहुत संयम की मूर्ति रहते हैं सब। लेकिन अगर हम संयम की मूर्ति कह रहे हैं तो इस डर से कि हम सुना दें आपको कि पहले विराट कोहली ने कहा क्या है इस जीत के बाद। कंप्लीटली बस्साक हो चुके हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग। ये पार्टी जस्ट शुरू हुआ है, वो देखिए ढोल बज रहा है, पीपल आर वेविंग द ट्राइकलर चारों तरफ लहरा रहा है। क्या खेला आज इंडिया ने, सबको यही उम्मीद था कि आज इंडिया बांग्लादेश को हरा देगा, बट ऐसे हराएगा, 9 विकेट से हराएगा। लुक एट द सेलिब्रेशन देयर, इट्स बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। चारों अभी बोल रहे हैं पाकिस्तान का बारी है, पाकिस्तान कोई बोल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी वापस नहीं देंगे। सारे इंडियन फैंस एब्सोल्युटली पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आज तक में हमें ये सीन्स इंडिया केवल कोहली कह रहा है, कोई रोहित शर्मा कह रहा है, कोई महेंद्र सिंह धोनी कह रहा है, कोई पूरा इंडियन टीम और ये इंडियन फैंस। मैं हिमांशु से कहता हूँ ये ढोल ढाल आपको दिखाएं, ये सेलिब्रेशन आपको दिखाए, ये पार्टी आपको दिखाए, क्योंकि ये सीन्स सेंट्रल लंदन में या बर्मिंघम में या एजबास्टन में आपको दिख ही नहीं जाता है। सो ये एब्सोल्युटली सेंसेशनल सीन्स है। ये लोग जय हिंद, जय हिंद, पाकिस्तान को हरा के अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में जय हिंद, वंदे मातरम, कुछ भी आप बोल दो, इंडिया आज जो खेल दिखाया है, जय हिंद, फाइनल में इंडिया फेवरेट्स होकर शुरू करेगा। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सीन्स है यहाँ पे एजबास्टन में। देखिए हिमांशु कैमरा लेके सामने जा रहा है तो फैंस उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ऑन दैट नोट मुझे ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हिमांशु को ऊपर फेंक दिया जाएगा। लवली टू मीट यू। भारत माता की जय। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। Have we come पाकिस्तान? जय हिंद। यस, बोल के गए थे। हेलो 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 हेलो, यस आ गया। चलिए सर, इंडिया बांग्लादेश आ रही है, अभी पाकिस्तान की बारी, सबके बारी है भाई, सबके बारी है। ये मटका से हम लोगों ने शुरू किया था, यही मटका से हम लोग खत्म कर रहे हैं। आज तक में देखते रहिए हिमांशु शर्मा के साथ बोरिया मजूमदार एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड से। इंडियन फैंस का पार्टी चलता रहेगा, हमारा ब्रॉडकास्ट भी चलता रहेगा। तब तक इजाजत दीजिए। इंग्लैंड में तिरंगा देखने की बात ही अलग होती है, और इंग्लैंड में वंदे मातरम की गूंज सुनकर वाकई बस उम्मीद ही नहीं, हम इस विश्वास को कायम रखना चाहते हैं कि रविवार के दिन भी ये गूंज वहां पर सुनाई देगी और कुछ और तेज सुनाई देगी। अब सुनाते हैं कि विराट कोहली ने क्या कहा है इस जीत के बाद। सबने अच्छा खेला, यही बात विराट कोहली की।
वो मैच से पहले भी बिल्कुल आराम से कहते हैं कि मुझे तो प्रेशर की गेम बहुत ज्यादा पसंद है, और मैच के बाद कहते हैं कि ये कंप्लीट गेम था, गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो रही है टीम इंडिया की। नहीं बिल्कुल, देखिए विराट कोहली का परफॉर्मेंस होना करना और उनका जो कैप्टनसी थी, मेरे ख्याल में आज भी बहुत अच्छी कैप्टनसी, केदार यादव को लाया, अगर कहीं वहाँ पे पिट जाते तो काफ़ी उनके अगेंस्ट में भी लोग कहते थे रिस्क तो लेना ही पड़ता। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे कुछ होता नहीं, तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड रिस्क थी, वो कामयाबी हो गई और केदार यादव ने अच्छे मेरे ख्याल में दो विकेट लिए उन्होंने। रोहित शर्मा की भी पारी दिखा रहे हैं अजहर, बढ़िया 123 रन उन्होंने बनाए हैं नाबाद 129 गेंदों में, और कुल मिलाकर पूरा फील्ड पे एक छत्र राज उनका रहा है, जिस तरीके से उनकी रन स्कोरिंग पैटर्न रहा है। रोहित शर्मा में एक चीज अच्छी है कि जब लंबा स्कोर करते हैं तो वो आउट नहीं होते। अगर आप देखें उनके मेरे ख्याल में 2 डबल 100 है और काफी स्कोर 130, 140, 150 नॉट आउट होता है। अब अगर आप देखेंगे तो अगर या 100 के बाद भी उन्होंने अपना मोमेंटम रखा और आउट नहीं हुए। देखिए आउट नहीं होना मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े प्लेयर की खासियत होती है। जब आप एक चीज़ 100 के 100 मार देते उसके बाद उससे और ज्यादा करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 रन और सिर्फ एक बार नहीं, आप रेपिटेटिवली बनाते जाएं वनडे क्रिकेट में, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। रोहित शर्मा को अगर टैलेंटेड कहा जाता है तो वो टैलेंटेड खिलाड़ी है, ये है कि टैलेंट के हिसाब से कई बार परफॉर्म नहीं करते हैं। हाँ देखिए, हर बार तो कोई भी बैट्समैन परफॉर्म नहीं करता, पर इनको देखने का बहुत मजा आता है और एलिगेंट बहुत है, मैंने पहले भी कहा। पर ये मैच विनर प्लेयर है बहुत बड़ा, क्योंकि जब भी ये खेलेगा तो मैच निकाल के ही जाएगा। क्योंकि और जो वैगन व्हील आप देख रहे थे अभी, और ये दूसरा खिलाड़ी मदन जी, जो कुछ खिलाड़ी होते हैं चैंपियन, कुछ खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ी होते हैं, कुछ चैंपियन खिलाड़ी होते हैं, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ी होते हैं। ये शिखर धवन तो चैंपियंस ट्रॉफी में आकर ऐसा गदर मचाते हैं। नहीं देखिए, इन्होंने अपना कैरियर रिवाइव कर लिया है। हाँ। ये पहले थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे जब इंडिया में थे, इनको ये बाहर भी गए, फिर उसके बाद अंदर भी आए। पर मेरे को लगता है कि अगर मेरे से सहमत हो कि टीम वालों को इसके ऊपर काफी विश्वास है। एक तो मेरे को लगता है कि टीम के हाँ ये रन बनाएगा, लेफ्ट हैंडर है और रन बनाता भी है। दूसरा है कि ये टीम मैन भी लगता है, ऐसा मेरे को लगता है कि ये पॉपुलर। मतलब आप थोड़ा दिमाग से खेल रहे हैं। दिमाग से पहले में एकदम जब आएंगे तो लोगों ने एकदम उन्होंने 100 भी जब किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ डेब्यू में तो काफी तेज किया था। तो एक बार ऐसा हो जाता है कि आपका एक सिस्टम सेट हो जाता है, आप वैसे ही खेलना चाहते, बट लेकिन इस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग से और बिल्कुल ठंडे पने से खेल रहे, क्योंकि जल्दी ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि जो रिस्क फ्री बैटिंग है। पर शॉट्स बड़े अच्छे खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया शॉट, टाइमिंग बहुत अच्छी, टाइमिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि एक तो रन बना रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि जब आपके बैट में बॉल लग रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस काफी होता है। विकेट भी इतने अच्छे हैं ना, विकेट भी बहुत अच्छे, टाइमिंग आपको ज्यादा कुछ दम लगाने की जरूरत नहीं। राजकोट वाला विकेट लग रहा है। ये विक्रांत ने भी कहा था कि वो राजकोट जैसा विकेट लग रहा है, और रन पर भी उस पर भारतीय टीम ने ऐसे ही विक्रांत बनाए हैं जैसे कि राजकोट के विकेट पर ही रन बना रहे हो। भारतीय टीम कहीं से भी आउट ऑफ द प्लेस नहीं लग रही थी विक्रांत, उस पूरे मैदान में उसे इस तरीके से रोल किया है बिल्कुल। और एक बात विक्रांत मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हरभजन सिंह ने आज जो ये कैमोफ्लेज प्रिंट्स पहने हैं, मतलब एक योद्धा लग रहे हैं आपके बगल में। योद्धा ही है, योद्धा ही है। ये क्रिकेट भी योद्धा की तरह खेलते थे और इनकी बातें भी योद्धा की तरह। लेकिन एक आ जाइए और अफगानिस्तान से आए हैं, बहुत ठीक था मैच। इंडिया अच्छा, बहुत अच्छा खेला इंडिया, और आई लाइक विराट कोहली बैटिंग, पसंद करते हैं उसको बचपन से कि ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारा फाइनल है। नहीं तो वो तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ही जीतेगा। बाप होता है, बेटा होता है। क्या बात? हमने नहीं कहा, अभी अफगानिस्तान का बंदे ने बोल दिया बाप होता है, बेटा होता है। बाप कौन है? बाप इंडिया है, जाहिर सी बात है यार भाईजान। जाहिर सी बात है, बाप इंडिया है और बेटा उसका पाकिस्तान है, और पर उसका वो ग्रैंडसन जो है वो बांग्लादेश है। पता चल गया। और वो क्या है, राशिद लतीफ भी बाप बन रहा है। जाओ मरा, भी राशिद लतीफ बाप बन रहा है। 14 अगस्त और 15 अगस्त किधर से निकल गए, इधर से निकल गए, इंडिया से निकल गए। इतने से तो हो आप लोग यार। तो फाइनल वाले दिन भी इतना ही रखना, इतना बस। विराट कोहली अकेला पाकिस्तान के लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं आपको मिलूंगा फाइनल में, आप जरूर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीद नवीद। नवीद खान ने क्या जवाब दिया ना, ये ब्रदर। और देखिए, अब ये भी नहीं कोई कह सकता कि भारत जो है वो इंडिया की आलोचना कर रहा है, लेकिन जो इन्होंने बात बोली है नवीद भाई ने, जबरदस्त बात बोल के गए, एक फैन के तौर पर बोल के गए। बिल्कुल, विराट अकेला ही काफी है। देखो, ये न्यूट्रल बंदा है, और आप देख सकते हो कि इंडिया की सपोर्ट
पाकिस्तान के अलावा मतलब कहीं हो ना हो, पर अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और क्यों ना करें, क्योंकि अगर किसी का सत्कार करते हैं तो ये भी हमारा सत्कार कर रहे हैं। और उनको अगर जो लगा कि वाकई अगर राशिद भाई ने कोई गलत बात बोली है तो उसका भी जवाब दे के गए हैं वो। तो मज़ेदार बात है। मैं ये इतनी बड़ी बड़ी बातें एक मैं योद्धा नहीं बोल सकता था जो ये योद्धा बोल के चला गया है। बट यस विकी भाई, आज का मैच बहुत ज़बरदस्त था। इंडिया ज़बरदस्त, 10 में से 10 नंबर। और बांग्लादेश को जैसे मैंने कहा बहुत टाइम है इंडिया को अगर उनको मैच हराना है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, काम चलाना है तो बैट चलाना पड़ेगा, बॉल घुमाना पड़ेगा इस तरफ या इस तरफ, बातों से क्रिकेट नहीं होती है। सिर्फ बातें घुमाने जानते हैं। अच्छा श्वेता, अजहर भाई है ना आपके साथ और आप भी हैं, आपको ये जगह याद है? ये वही पार्क है जहाँ पर हम खड़े हुए थे अजहर भाई जब भारत ने पहला मैच पाकिस्तान को हराया था। जी जी बिल्कुल, भज्जू भी थे और आप यहीं पे खड़े थे हम। जी बिल्कुल। आज जरा अपना वेदर बहुत अच्छा है, आप टी शर्ट में, वो भी टी शर्ट में। हाँ, उस दिन हमें जैकेट्स में और बारिश से सर को बचाना पड़ रहा था। तब तो ठंड लग रही थी। हाँ, लेकिन उतना ही जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर विक्रांत हमें देखने को मिला है भारतीय टीम की तरफ से। और इसी वजह से ना यहाँ पर तो बिल्कुल इंतजार अब शुरू हो गया है। और हमने वहां की बर्मिंघम की तस्वीरों में भी देखा कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि आज क्या मुकाबला हुआ है। सबको इंटरेस्ट ये है कि अब जो संडे को जो सुपर फाइनल खेला जाना है उसमें क्या होने वाला है। और सब तो वही मटका लेकर कि चैंपियंस ट्रॉफी वही है। नहीं, सही बात भी है श्वेता। हालांकि पाकिस्तान के साथ जो भारत का पहला मुकाबला हुआ था वो पाकिस्तान डिफरेंट था। अब जो टीम फाइनल में आई है वो डिफरेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान ने भी अच्छे मैच जीते होंगे, फाइनल में आए हैं, लेकिन अभी भी शायद उनको बहुत कैचअप कर रहा है भारत के मुकाबले के। जी, कहीं ना कहीं उन्होंने बेटर क्रिकेट खेली है विकी भाजी। हमारे सामने उन्होंने बिल्कुल ही क्रिकेट खेली थी और हम सब ने उनको कहा भी था कि ये उतना मैच नहीं कर पाएंगे इंडिया के साथ। और कहीं ना कहीं उसके बाद इन्होंने बेटर क्रिकेट खेली है, 2-3 मैच अच्छे हराए हैं। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराया है क्योंकि बॉलिंग अच्छी की। कल दादा ने बहुत तारीफ की कि बॉलिंग बहुत अच्छी की है पाकिस्तान ने, और उनको रोकना 230 पे वैसी बड़ी लाइनअप को एक मुश्किल सा सवाल था जो उन्होंने कर दिखाया। दे विल एक्चुअली कम एंड प्ले बेटर क्रिकेट विद अस एंड बट फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया को हराना थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल वाला काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आओगे और दोबारा आप बॉलिंग वैसी कर लोगे। ओवल ऐसा विकेट है जहाँ बहुत पिटाई होती है, अच्छे बॉलरों की पिटाई होती देखिए मैंने वहाँ। ठीक ठाक जो बॉलर होते हैं उनके भी हाथ जुड़ जाते हैं, और अगर आपने वहाँ पे लाइन लेंथ थोड़ी मिस की तो बाउंड्री बहुत छोटी दिखती है फिर। तो कहीं ना कहीं दे विल हैव टू कम बेटर प्रिपेयर्ड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की तरह नहीं खेलेगी। इंग्लैंड तोड़ू बैटिंग करे, इंडिया तोड़ू बैटिंग करेगी, और उस तोड़ू बैटिंग का जवाब आपके पास होना चाहिए जब आप बॉलिंग करोगे तो। लेकिन बड़ा मजा आया ना, ये हमारे जो अफगानी दोस्त नावेद भाई आए थे वो कह गए कि बाप बाप है, बेटा बेटा है। ये सच भी है, क्योंकि जिस तरह भारत इस पूरी टूर्नामेंट में खेला है, हालांकि टूर्नामेंट से पहले हमें था कि पता नहीं यार इस बार इंडिया क्या करेगा नहीं करेगा। आईपीएल में बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए थे, गेंदबाजी पता नहीं कैसी होगी, लेकिन इस टूर्नामेंट में बाप टीम जो है वो एक ही है, वो इंडिया ही दिखी। देखिए जिस तरीके से हमने पूरी क्रिकेट खेली है, सिवाय एक मैच अगर मैं श्रीलंका का कहूँ कि आधा मैच हुआ, जो पहले हमने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की बट वहाँ बॉलिंग हमने अच्छी नहीं की, तो उसके बावजूद आपको बाद में इम्प्रूवमेंट दिखी है दोनों गेमों में। वी हैव बॉल्ड वेल, वी रिस्ट्रिक्टेड अदर टीम्स टू नॉट टू गो टू फार, कि ज़्यादा रन ना बना पाएँ। तो कहीं ना कहीं भारत के पास विकी भाजी टीम बहुत अच्छी है और बैटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। बॉलिंग में एक से एक बढ़िया बॉलर हैं, जो मतलब अगर एक का दिन ख़राब भी होता है, जैसे हार्दिक पांड्या का आज दिन ख़राब था, बट केदार यादव उस दिन मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि ऐसे आज विकल्प साबित हुए हैं कि जो आए हैं 6 ओवर किए उन्होंने गेम चेंज कर दी। ही एक्चुअली बॉल्ड बेटर देन आवर स्पिनर्स, कि जो हमारे स्पिनर्स है उनसे बेटर बॉलिंग कर गया वो, और उसने 2 विकेट अगर नहीं लिए होते तो हो सकता है बांग्लादेश 300 भी बनाता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉन्फिडेंट टीम है इंडिया, और उसको हराने के लिए सामने टीम बहुत तगड़ी चाहिए। और मुझे लगता है अगर कोई एक टीम इस इंडियन टीम को रोक सकती थी तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, क्योंकि उसमें ऐसा दमखम है, या इंग्लैंड की टीम होती,
जिसमें वाकई वो दमखम था। बाकी मुझे जो टीमें जो है वो बराबर की टीमें नहीं लगती हैं। हो सकता है मैं कल को गलत भी हूँ, हो सकता है कोई सामने से टीम आके हमें हरा भी दे, बट एट द मोमेंट मुझे लगता है कि भारत सबसे सुपीरियर टीम है। नॉट बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट टीम, आई कम फ्रॉम इंडिया, बट आई जेन्युइनली फील एज ए क्रिकेटर कि इंडिया बहुत बड़ी टीम है, उसको हराने के लिए आपको बहुत दमखम चाहिए। श्वेता, और ये भी मत भूलना कि आज एक वक्त आया था, वो शायद आधा पौना घंटा आया था, जब भारत पिछड़ गया था, वहां से वापसी की भारत ने। विक्रांत, मैं एक ऑब्जर्वेशन देखा था यहाँ पे, जब केदार यादव जब बॉलिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्पिनर के मलिंगा है। उनका एक्शन आप देंगे तो बिल्कुल बज्जी से आप पूछ सकते हैं कि वैसा बॉलिंग कर रहे हैं जैसा मलिंगा जैसा करते हैं वैसा बॉलिंग कर रहे, तो उनको कह सकते हैं आप स्पिनर मलिंगा। अजहर भाई कह रहे कि वो मलिंगा जैसा एक्शन है केदार यादव का, वो यहीं से बॉल फेंकते रहे और स्किड होता रहा उनका गेम। हाँ बिल्कुल अजीब सा एक्शन है, और जिस तरीके से उसके सामने बैटिंग की है, मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, वो तैयार होके आए थे कि इसको कैसे खेलना है, क्योंकि पूरी बॉलिंग मीटिंग में मेरे ख्याल से उनकी यही बातें होती रही होंगी कि इसको कैसे खेलना है, उसको कैसे खेलना है, इसके बारे में बात ही नहीं हुई होगी। और कभी कभार ऐसे जो होते हैं बॉलर वो चल जाते हैं, तो आज अच्छा दिन था, केदार यादव ने काम कर दिखाया, बट कहीं ना कहीं यूवी को बॉलिंग करवानी चाहिए। मुझे लगता है कि यूवी में वो बात है, एक या दो रहस्य रह गया है कि युवराज सिंह क्यों अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है बड़े मैच में पाकिस्तान के सामने जो एक्चुअली बेटर खेलते हैं स्पिन को, वहाँ यूवी को बॉलिंग करवाई जाए। हो सकता है ना भी करवाई जाए, बट यूवी कैन नदर बी समवन हु कैन बोल 3-4 ओवर्स एंड गिव यू दोज जो थोड़ा सा एज मिल जाता है कि हाँ विकेट दे दिया या फिर रन रोक दिया, या अगर एक्सपेंसिव ओवर भी चला गया तो पता है कि ठीक है एक हमने चांस लिया था। बट केदार यादव पिछले 2-3 मैच पहले अगर मैं देखूं आईपीएल में वो कीपिंग कर रहे थे, फिर उस दिन मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि उन्होंने आके वो उस टाइम पे बैटिंग की थी जहां दूसरी टीम को आके फ्लो मिल गया। आज लेकिन बांग्लादेश दे वर नॉट रेडी फॉर इट, और मलिंगा के जैसे ही, खैर स्पीड भी उतनी ही है आजकल जैसी मल्ली की है, तो बॉलिंग कर गया। मज़ेदार बात थी कि 2 विकेट ले गया, वहाँ से मैच हमारे जोली में डाल गया, नहीं तो हो सकता 320 रन बनाने पड़ते और 320 भी बन जाते विक्की बाजी जैसी विकेट थी। और उससे अगर 320 होते ना श्वेता, एक और चीज हो जाती जो मैं जानता हूँ कि आप युवराज सिंह की बहुत बड़ी फैन है, कि आज ना युवराज ने बॉल फेंका और ना ही उनकी बैटिंग आई, शायद 320 होते तो युवराज की बैटिंग भी आ जाती। वाकई 300वां वनडे उनका ऐतिहासिक हो जाता। हम आगे अपनी चर्चा बढ़ाएं उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं कि ये जीत हासिल कैसे की है टीम इंडिया ने। के बारे में क्या कहें, लेकिन हिंदुस्तान 9वीं बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, और उससे बेहतर सिर्फ 10 फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड है, जो कि बहुत आसानी से अगले में भारतीय टीम उसे बराबर कर लेगी और उसके बाद पार कर जाएगी। लेकिन सवेरे से हम जो अपनी पेशकश दिखा रहे थे आपको, उसमें हम भांगड़ा टीम हमारी यहां पर थी, भांगड़ा टीम हमारी यहां पर भी है, और बहुत माफी की अभी तक आपसे हमने कहा नहीं कि आप भी तो जश्न मनाइए, आप हमारे साथ जश्न मनाइए। हमारे दरअसल अपने गेस्ट से भी ये कहेंगे कि जब टीम इंडिया जीत जाएगी ना, तो फाइनल में फिर आप नहीं बैठे रह सकते, जीतने के बाद जब चैंपियन हम बन जाएंगे फिर से। बिल्कुल।
क्या करना पक्का? क्या करना? ढोल बजेगा तो फिर आप मैं बजाऊंगा, ये नाचेंगे। मैं अच्छा, तो आप बजाएंगे ढोल? 2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। कर लेंगे आऊंगा, क्योंकि धुन भी होनी चाहिए डांस करने के लिए। हम इनको बुला लेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करा देंगे अजहर को ढोल बजाने की। और उसके बाद अजहर बजाएंगे ढोल और मदन जी यहाँ पर भंगड़ा करेंगे। वहां तो हरभजन भंगड़ा कर ही रहे होंगे विक्रांत के साथ। नहीं, पंजाबी हैं तो भंगड़ा तो आता ही है करना, ऐसे ऐसे कर ही देंगे। भारत ने जीत लिया है सेमीफाइनल। फाइनल की तरफ कदम बढ़ाया है जिसमें होगा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला। जैसा आगाज हुआ था वैसा ही अंजाम इस चैंपियंस ट्रॉफी का होगा ऐसा लग रहा है। कम से कम एक क्रिकेट फैन के तौर पर यही कह सकते हैं और क्रिकेट के जानकार भी इसी बात को मान रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भले ही बाकी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन अपना किसी भी तरह का दिखाया हो, लेकिन भारत के सामने जब पाकिस्तानी टीम आई थी तो दिखा दिया था कि प्रेशर के सामने पाकिस्तान का क्या हो सकता है। नहीं, वो 18 तारीख के दिन भी यही होगा। प्रेशर जब रहेगा तो मेरे ख्याल में उतना ज्यादा प्रेशर 100% रहेगा प्रेशर, क्योंकि अगर उनकी टीम अगर प्रेशर में खेलेगी तो कभी भी जीत नहीं सकती। पर देखिए, जो क्रिकेट बाकी टीमें खेली हैं जैसे साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, वैसा तो नहीं हम खेलते। हम तो 10 टाइम बेटर खेलेंगे। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमने जो मैचेस जीते हैं हमने भी क्रूशियल स्टेजेस पे आके जीते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका को हरा है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। आज हमने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचे, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा हुआ और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय टीम रुक नहीं सकती, क्योंकि ये इनका जो प्रदर्शन अभी तक मैंने देखा है, अजहर भाई जो हम सब देख रहे हैं, हाँ। मतलब अभी तक अगर जितने भी मार्क्स दे रहे हैं फुल बड़ा फुल है। आज चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत रहे हैं इस बार। सवाल आप पूछना चाह रहे थे, पूछे। अजहर सर ने अभी कहा कि अजहर सर 18 तारीख को ढोल बजाएंगे और इंशाल्लाह ढोल बजेगा। एक जो चीज है मेरे को बजाने सीखेंगे, कहा दोनों भी, डांस भी नहीं आता, ढोल भी नहीं आता। सभी लोग मिलकर बजाएंगे तो जरूर आएगा और मुझे लगता है इस ढोल की जो आवाज है, जो गूंज अगले कई सालों तक रहने वाली है। बिल्कुल एक दौर रहता है हर एक टीम का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का दौर रहा हो। आपको नहीं लगता कि ये इंडिया का दौर आ रहा है, चाहे वो धोनी का दौर हो, चाहे वो आ गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, इंडिया का टीजर है ये 2019 के लिए भी। नहीं, बिल्कुल टीम हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप खेली जब भी जीत सकती थी, बट लेकिन अनलकी रहे। बट जहाँ तक कि आपने कहा कि इंडिया का दौर चल चुका है, मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से बिल्कुल हमारा ग्राफ ऊपर ही होते जा रहा है और उम्मीद करते हैं जैसा आपने कहा कि 2019 के लिए मेरे ख्याल में वहाँ पे भी जाके और उससे ऊपर हो। और अजहर ढोल बजाएं चाहे नहीं, बैंड तो बजेगा पाकिस्तान का। 10 साल बाद ये सुपर फाइनल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। Yeah, well, it's a long field. More than that, it's a long field. फिर होगा सुपर हिट मुकाबला। So umpires will have another hit. फिर आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। देखकर एक बार फिर पाकिस्तान पसुपेश में फंस गया होगा कि वही जो हरभजन सिंह ने गाने की लाइन बताई थी, बेबी को बेस पसंद है, विराट को चेज पसंद है, तो इस टीम को चेज करने दें कि टोटल सेट करने दें? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बेहतरी ये है कि वो पहले बैटिंग करें। हाँ। क्योंकि वो चेज के मैंने समझता हूँ कि वो ज्यादा चेज कर सकेंगे। हाँ, मैं भी यहाँ तक कि मेरा तो फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि वो टारगेट कितना सेट करेंगे फिर? हाँ, वो तो उनको जैसे खेलते हैं उनका सोचे, हमारी सोच तो क्या हमको मैच जीतना है। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैं मेरे विचार में पाकिस्तान को अगर वो चेज करती है, चेज में तो वो इतने अच्छे नहीं है, बट क्या है कि आपको रन बनाने पड़ेंगे। आप पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए आपको कम से कम 280-300 रन बनाने पड़ेंगे, ये बड़ा जरूरी है। हाँ। तो जब अगर आप ये विराट कोहली का लक्ष्य का जब सफल पीछा करते हैं 62 पारियों में 3808 रन
95 की एवरेज से, 95 से ऊपर का, 95 से ऊपर का एवरेज चेज में। बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसलिए तो ये आई थिंक मैं इसको अच्छा लगता है चेज करना, क्योंकि एक तो बात है कि इस कॉन्फिडेंस लेवल एक होता है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरी टीम अच्छी है, वो चेज कर सकती है। और हमारी बैटिंग लाइनअप भी बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, 8-9 तक हमारे बैट्समैन है, रविंद्र जडेजा, अश्विन, और ये सब बैटिंग कर सकते हैं। यही एक कारण होता है। बाकी दूसरी एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि विकेट को देखते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि विकेट अगर अच्छी है तो चेज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी देखिए विकेट इतना अच्छा था जब हम शो कर रहे थे सुबह, तो अगर इस ऐसी विकेट के ऊपर अगर 260-300 भी बनते तो चेज होते ही, ऐसी बात नहीं थी कि चेज नहीं होते। नहीं, जो एवरेज जो आप देख रहे हैं विराट कोहली का, मेरे ख्याल में जब ये चेज करते हैं तो हर बार टीम को मैच जिता के लेके आते हैं, क्योंकि बाद लोग ऐसे होते चेज करते अच्छा खेलते 60, 70, 80 रन बनाते, मेन स्टेज में आके आउट हो जाते हैं। बट ये इसमें नहीं है। तो विराट कोहली जब चेज करते हैं तो पूरा खेलते हैं। देखिए जो मेन प्लेयर होता है जब चेज करता है, जब मेन प्लेयर जब बैटिंग करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 40 से 48 ओवर 47 ओवर तक, वहाँ बिल्कुल बॉलर बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैट्समैन सेट होता है 70-80 रन पे बैटिंग करता है। तो इसी वजह से उनका अब एवरेज इसलिए अच्छा है कि क्यों नॉट आउट आते हैं, क्यों मैच जिता के आते हैं, क्योंकि दूसरे के ऊपर रखते नहीं है कि मैं अगर आउट हो जाऊंगा, शायद मेरे ख्याल में भी दूसरों के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं आउट हो जाऊंगा। इसका विनिंग एवरेज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विनिंग एवरेज। जब इसने रन बनाए तब तक भारतीय टीम जो है जीती हुई है। लेकिन यही चीज होती थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ, लेकिन वो इतना नीचे आते थे शुरुआती दौर के बाद, जब से वो कैप्टन बने उसके बाद जब वो चेज करने आते तो उनका भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी चेज करने का मतलब होता था कि टीम इंडिया आधी आउट हो चुकी होती थी। जब विराट अगर सफल चेज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि टीम इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन से जीत कर आई है। हम विराट कोहली की पारी आपको दिखाते हैं। उनका जैसे किसी को उस वक्त विश्वास नहीं होता था, लेकिन देखिए धीरे धीरे अभी तक ही कितने रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के अपने नाम कर चुके हैं। हम अपनी इस खास कवरेज पे, खास पेशकश पे बने रहेंगे।